ओम सैनी सर, मैं सीधे आपके पास आता हूं, चूंकि बहुत एक लंबा आपने कई सारे चुनाव देश में देखे हैं, राज्यों के देखे हैं, कई सारी सरकारों के बनते और बिगड़ने का उदाहरण रहे हैं आप, उनको आपने कवर किया है। सर, इस चुनाव में एक जो ये स्थिति बन रही है, हम चुनावों पर लौटेंगे बाद में, पहले हम जरा नेताओं की बात कर लें। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये स्थिति कांग्रेस में भी है, जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, पर भाजपा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को लेकर के ऑलरेडी कई सारी चीजें कही जाती हैं कि कांग्रेस में कई सारे धड़े हैं, कई सारे लोग हैं, हर आदमी स्वतंत्र है, जिसको जब मन करता है वो विद्रोह कर देता है। और राजस्थान के लिहाज से देखें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अदावत पहले से चली आ रही है, लेकिन भाजपा में कम से कम बीते एक दशक में ये स्थिति देखने में नहीं आ रही थी। जबरदस्त रूप से इनफैक्ट ये स्थिति थी कि मंत्री तक की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, कोई मंत्री आवाज नहीं उठा सकता था। तमाम कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ही उस कार्यक्रम का चेहरा होते थे, चाहे वो किसी भी विभाग का, किसी भी मंत्रालय का कार्यक्रम हो। इन सबके बावजूद भी इतना व्यापक विद्रोह, इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह और बगावत सामने आ रही है, इसको आप कैसे देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण मुझे ये नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिससे वो पहचानी जाती थी। यानी उसके यहाँ अपने प्रतिबद्ध और दीक्षित कार्यकर्ता हुआ करते थे, जो जिनका ओरिजिन आरएसएस से और इससे हुआ करता था। जब से मिस कॉल का जमाना मेंबरशिप का सिलसिला चला है, तब से भारतीय जनता पार्टी में बड़े बिखराव का दृश्य है। वो आतंकित होते थे तब तक जब तक ये सेंट्रल एजेंसीज बहुत प्रभावी तरीके से काम करती हुई नजर आ रही थी, और जिस तरीके से सारा पूरे देश में एक सीन बना हुआ था और मोदी साहब और अमित शाह साहब का जिक्र होता था, और ये समझ करके कि जहाँ कहीं किसी ने अगर उल्टा सीधा सवाल उठाया तो उसके बाद में ईडी और सीबीआई और ये सब क्या काम करते हैं ये सब पता है लोगों को। तो ऐसी स्थिति में एक डिसिप्लिन सा बना हुआ था, लेकिन जब उनका ही आभा मंडल कमजोर हो गया, उनकी हैसियत नहीं रही, जब कर्नाटका में वो पराजित हो चुके, हिमाचल में वो पराजित हो गए, राजस्थान में तो 8 उपचुनाव में मैंने देखा कि वो पराजित हो चुके हैं 7 के अंदर। तो ऐसी स्थिति में उनका दबदबा धीरे धीरे लोप हो रहा है, और जितने भी स्थापित नेता थे भारतीय जनता पार्टी में, उनको जिस तरीके से दरकिनार करके उनको हांसी पे रखने की चेष्टा की गई, उसका नतीजा ये हो रहा है कि उनके जो अनुयायी थे उन्होंने भी सोच लिया कि अब आर पार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, वरना तो हमें अपना हक हासिल नहीं होगा। ये टिकटों के बंटवारे के साथ में ही ऐसे दृश्य सामने आए हैं। कांग्रेस में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहले से था, डिविजन्स के साथ में कांग्रेस चलती है, उनके अपने फैक्शंस होते हैं जिसमें काफी नाइत्यभागियां होती है, और वो बगावत का दृश्य भी क्रिएट करते हैं। लेकिन कांग्रेस में बगावत उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अचानक कई जगह से फूटी है। तो मैं ये समझता हूँ कि राजस्थान में, खास तौर से राजस्थान में तो जैसे बड़ा साफ साफ नजर आता है कि वसुंधरा जी को जिस तरीके से हाशिए पे रखने की चेष्टा की गई वो लोगों को पसंद नहीं आया, और जिस तरीके से टिकट बांटे गए और उनके टिकटों की जगह बदली गई वो भी उनको पसंद नहीं आया। तो मजबूरी में लोग इधर से उधर जा रहे थे, तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि बिखराव बड़ा साफ नजर आता है। कांग्रेस में भी है, लेकिन वो इतना बिखराव की स्थिति में नहीं है ना। नाराजगी के स्वर भर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक तरीके से मनाने की, उससे ही सुधरने की संभावना नजर आती है। तो ये एक नई लेगेसी है जो जिसकी ज्यादा शिकार भारतीय जनता पार्टी इसलिए हो रही है कि उसके पास में मिस कॉल के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का एक जरिया बना हुआ था। वो जरिया अब लग रहा है कि बड़ा खोखला है और उसके माध्यम से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हालांकि आरएसएस ने अपने खास दशहरे के मौके पर जो संदेश दिया है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ठीक बढ़ रहे हैं। अखंड भारत का निर्माण करने में उनकी क्षमताएं हैं और आरएसएस उनकी मदद करेगी, लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं साथ में। मणिपुर जैसे सवाल को आरएसएस ने गौण कर दिया उसी तरीके से जैसे प्रधानमंत्री करते हैं, और सिर्फ दो क्या कहते हैं, दो तबकों की लड़ाई का नाम देकर के उसको बड़ा हल्का करने की चेष्टा की है। तो भागवत के इस प्रयास से लग रहा है कि आरएसएस, मेरा ख्याल है कि खुल करके भारतीय जनता पार्टी के इस माहौल को ठीक करने के लिए आगे बढ़ेगी, और जब वो बढ़ेगी तो उसका मतलब है कि बहुत कुछ तो अजीब सा होगा। मुझे राजस्थान का ख्याल है, राजस्थान की सवाई माधोपुर की सीट जिन साहब के नाम है, कांग्रेस के प्रत्याशी एक मुस्लिम है,
और उनकी गाड़ी कुछ इस तरीके से तोड़ा ओड़ा गया, और उसके बाद में रिवर्स जो हुआ उनका, जब उसका पलटवार हुआ तो उसमें बताया गया कि पुलिस वालों ने जो उनके हाथ पैर जिनके साथ में हाथापाई हुई थी उसमें कई लोगों के फ्रैक्चर हो गए, और जो करोड़ीलाल मीणा ट्रांसफर हुए हैं दिल्ली से सवाई माधोपुर के लिए कंटेस्ट करने को, उन्होंने सारे रिपोर्ट वगैरह लिखवाई है। बिल्कुल यही हाल जयपुर में लग रहा है। कोई सांगानेर की कॉन्स्टिट्यूंसी में परेशान है तो कोई विद्याधर नगर की कॉन्स्टिट्यूंसी में परेशान है, सब लोग। और इस परेशानी सहज रूप से नहीं है, मतलब बड़ी हिंसक होने की संभावनाएं बन रही हैं, ये चिंता का विषय है। और इसके लिए जिम्मेवार निश्चित रूप से पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो खत्म हो गए एक तरीके से। भारतीय जनता पार्टी का प्रादेशिक नेतृत्व ऐसा है ही नहीं, क्योंकि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनका चित्तौड़गढ़ में जिस तरीके से लोगों ने शव यात्रा निकाली है और पता नहीं क्या क्या किया है, और उसको वो सहज भाव से ले रहे हैं, लेकिन वो सहज होना नहीं है। उसका मतलब सीधा सीधा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी वह नहीं रही जिसकी कल्पना की जाती थी, जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। वो 1980 की तो थी ही नहीं, लेकिन 2014 की भी नहीं रही। 2014 के बाद में जैसी भारतीय जनता पार्टी बन गई थी, उसमें ऐसा कि दो लोगों का आतंक बड़ा साफ नजर आता था, गृह मंत्री जी क्या कहते हैं और प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। अब गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की भी वो खुनाकर वो सब रही नहीं वैसी जैसा पहले नजर आता था। तो ऐसे में लगता है कि अपनी संगठनात्मक जो कमजोरियां है उसी का ही परिणाम है। ओम सैनी सर, एक बात अभी पैसे को लेकर के छिड़ी हुई थी, राजकुमार सिन्हा सर ने पैसे की बात की, पैसों को लेकर के भी देखा जा रहा था बहुत अहम हो गए हैं चुनाव, मतलब पैसों का इस्तेमाल जो है वो चुनाव में बहुत अहम हो गया है। और बीते एक दशक से जो आंकड़े बता रहे हैं, जिस तरीके से अभी उदाहरण दे रहे थे सिन्हा सर की, किस तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से भी महंगा लोकसभा का चुनाव रहा 2019 का। तो क्या जो चुनाव है सर, चुनाव दर चुनाव जो सफलताएं थी, इसमें पैसे का रोल अहम था? ये जो चमक दमक और जो आभा मंडल जिसका जिक्र आप कर रहे थे, वो आभा मंडल पूरा पैसों के दम पर खड़ा किया गया था? और अगर पैसों के दम पर खड़ा किया गया था तो क्या पैसे का इस्तेमाल अब कम हो रहा है, या क्या वजह हो रही है कि ये इस आभा मंडल की आभा जो है वो भी खत्म होती जा रही है? पैसा तो आज भी भरपूर है, जिस तरीके से अडानी का नाम जोड़ा जाता है प्रधानमंत्री के साथ, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है। और ये जो उदाहरण अभी दिए जा रहे थे, कोई 51,000 देने की बात कर रहा है, कोई 25 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। एक बूथ जितवा देने पर अगर 25 लाख रुपए देने की बात कोई नेता, कोई पार्टी कर रही हो, तो निश्चित तौर पर उस पार्टी के पास पैसे की कमी नहीं होगी। तो फिर ये आभा मंडल क्यों जो है अपनी चमक खो रहा है? ओम सर अनम्यूट। कुछ हाँ इधर जी, से ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इधर ठीक है। से उधर होता था तो चिंता हो जाती थी। आपको याद होगा कि एक वक्त में अडवाणी जी पे आरोप लगे थे, और इनके वो सारा भ्रष्टाचार का एक पूरे किस्सा सामने आया था। पार्टी के बड़े बड़े नेता उसमें कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। यानी ये वो दौर आया जबकि जनता पार्टी के शासन के बाद में कि जहाँ एक नोट और एक वोट के बजाय नोट बहुत सारे और वोट एक वाला सिलसिला बना। और इस पर राजनेताओं ने चिंता प्रकट नहीं की इन बातों पर कि ये क्या हो रहा है। वैचारिक मान्यताओं से परे, घोषणा पत्रों से परे लोग पैसे के साथ में इन सबको क्यों जोड़ रहे हैं। ये एडजस्ट करने वाली, अभी मैंने जैसे राजकुमार जी बोल रहे थे कि चुनाव के बाद में आपको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट क्या कर लेंगे? एडजस्ट करने का मतलब कि आपको कमाने खाने के लिए जगह दे देंगे। ये जो नंगी जुबान में बातें की जाने लगी हैं, ये इन पे पहले ऐतराज होता था, क्योंकि लोग ईमानदार होते थे, वो इस तरीके से एडजस्ट नहीं होते थे, वो वैचारिक रूप से एडजस्ट होते थे कि हमारी बेईमानी मान्यता है ईमानदारी से होती थी। अब वो नहीं है। अब वो सीधा सीधा है कि आप अगर आए हैं और तो आप मलाई वाला विभाग कौन सा है, बिगर मलाई, ये कहते हैं ना हम लोग। मीडिया इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो कोई ऐतराज नहीं करता। मलाई का क्या मतलब कि मैं किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ जहाँ लूट के खाऊंगा खूब, ये मतलब इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि मलाई और गैर मलाई हम लोग बोलते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं। यानी ये ऐतराज होता ही नहीं। ये तो तय है कि लिबरलाइजेशन के बाद में जब से बाजारों की घुसपैठ हुई है हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे हमारे हर क्षेत्र में, तब से पैसे का महत्व बढ़ा और पैसे के माध्यम से ही चीजें होने लगी है। ब्रिटेन में और फ्रांस में और अमेरिका में ये पैसे के माध्यम से कॉर्पोरेट हाउसेस पार्टीज के साथ में आता है ना, खुल करके आता है, ओपन में आता है, और अपनी नीतियां मनवाने के लिए उसमें उनसे
एक्सेप्टेंस करवाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मोइत्रा के पे कोई एलिगेशन लगाया और उसके बाद में चर्चा हो रही है। ऐसा होता था पहले, हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है। ये डेमोक्रेसी के बहुत बड़े गढ़ हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी के। तो उन्हीं सब के शिकार हम भी हो रहे हैं। 2014 से वो बहुत खुल करके हो रहा है, और इतने इतने जबरदस्त हो रहा है कि जो हमारा चाय वाला है वो 10 लाख का सूट पहनता है, जो मोती लगे हुए होते हैं जी, कहते हैं कि इतना सब कुछ है, और उसके बाद में भी वो फकीर हूँ और चला जाऊंगा और ये कर लूंगा, इस तरह के जुमले बोले जाते हैं। अगर कुछ एलिगेशन लगाते हैं तो गृह मंत्री आगे फरमाते हैं कि चुनावों की भाषा जुमलों की भाषा होती है, कोई असल में थोड़ी होती है। तो ये सब चीजें हो गई हैं, पोल्यूट हो गई हैं, तो हमें उसकी चिंता होनी चाहिए, वो सामान्य जन को भी होनी चाहिए। लोगों के घोषणा पत्रों की चर्चा नहीं होती, लोगों की गारंटियों की चर्चा नहीं होती, इंडिविजुअल्स की चर्चा होती है। अगर आपने पार्टी ने टिकट दे दिया तो पार्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको लड़ाए। ये हो ये रहा कि आपका पैसे नहीं है तो आपको टिकट भी नहीं मिलेगा। टिकट लेके आप क्या करेंगे जबकि आप इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास लोगों के पास जाने को उस तरीके से है ही नहीं। तो इन सारी बातों से तो खैर अब 2014 के बाद में सारा दृश्य बदल गया है और सब जस्टिफाई हो गया कि हाँ, इलेक्शन हमारे वैसे ही होते हैं जिस तरीके से ब्रिटेन में, फ्रांस में या अमेरिका में होने लगे हैं। हर इंडिविजुअल की हैसियत वही है। जैसे देखिए ना आप, तो वो जितने भी ऐसे जरिए हैं जिनके माध्यम से पैसा आता है, वो जो भी सत्ताधारी दल होगा उस पे उसको कैप्चर करने की चेष्टा करेगा। आज पहले छोटे स्तर पे होता था, अब तो बड़े बड़े स्तर पे और खुल के हो रहा है। बड़े बड़े नाम आ गए उसके बीच में। मीडिया पे कैसे कब्जा हो सकता है वो भी सब सामने आ गया। मीडिया पे कब्जा होने का सिलसिला कभी था ही नहीं, अब मीडिया पे कब्जा है। जो लोग एक अधिकार जमाने में जब जो लोग मालिक हुआ करते थे वो एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन की कितनी रेस्पेक्ट करते थे, आज एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? आज तो वो जो 3, 5, 6 जो नजर आ रहे हैं उन्हीं की चर्चा होती है, वही सबसे बड़े एडिटर है और वही सब कुछ होता है। बिल्कुल इससे इससे कोई ऐतराज की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हो रहा है, जिस तरीके से लोगों की छीना झपटी का सिलसिला सामने आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी में बड़े जोर से आ रहा है। और उसका एकमात्र कारण यही है कि ये पार्टी जो हिंदुत्व की हामी थी, जो 2014 से पहले चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी, और इसलिए पैदा हुई थी 1980 में कि कांग्रेस में बड़ा अनडेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। तो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और वो भी सेंट्रिस्ट चाहिए, तो सारे समाजों को, सारे धर्मों को, संप्रदायों को एक साथ मिला करके हर इंडिविजुअल की रक्षा कर सके और उनको चांस दे सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसा ही इन्होंने ये प्रारंभ किया वैसे ही इनको तत्काल रिजेक्ट कर दिया गया और लोकसभा में आडवाणी जी और अटल जी के अलावा कोई पहुंचा नहीं। उसके बाद में पुनः वही सब रास्ता अडॉप्ट कर लिया इन्होंने, वही आस्था के सवाल, वही अखंड भारत का सवाल और वही सब कुछ। और उसमें भी जब अभी गड़बड़ होने का सिलसिला आया तो नागपुर में जो कुछ बोला है भागवत साहब ने, आप स्पष्ट सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि अखंड भारत का सिलसिला जब बनता है तो वो तो पार्टी ठीक कर रही है, और ये जो मणिपुर में कुछ हो रहा है तो बाहरी लोगों का वो है, और इन मार्क्सवादियों की सांस्कृतिक विरासत को कतई आगे नहीं लेना चाहिए। ये क्या है? वैचारिक नाइत्तेफाकियों को इस तरीके से रद्द करने का सिलसिला, इस तरीके से उनको दंडित करने का सिलसिला हम पहले देख रहे थे, तो खुल के बोल रहे हैं। तो ये तो सचमुच में सही रिप्रेजेंटेटिव है आरएसएस के। इनको कैसे इनको रिजेक्ट किया जाएगा? पूरी आरएसएस इनके साथ में लगेगी इन चुनावों के बीच में, जैसा कल बोले हैं उसके हिसाब से। तो अब आप समझ लीजिएगा कि शासन कैसा बनेगा, वोट कैसे पड़ेंगे, कैसे फैसले होंगे। तो इसलिए ज्यादा उम्मीद करना कि इनसे डेमोक्रेटिक सिस्टम की उम्मीद की जाए, ये तो मुश्किल है। साथ साथ में जो लोगों का एक दमित भाव है कि बहुसंख्यक होते हुए भी हम शासन में अपना उतना दबदबा नहीं रखते, हम सब कुछ भूल करके और उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ना वर्ण याद रखते हैं, ना जाति याद रखते हैं, ना क्षेत्र याद रखते हैं। तो उनसे मुक्ति का तो एक प्रयास है ये जो अभी इंडिया संगठन बना है। संभवतः अगर इंडिया अपने स्वरूप में स्थापित होता है तो फिर से इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज या कॉन्स्टिट्यूशनल जो मान्यताएं हैं उनको सम्मान मिलेगा। अन्यथा ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन ही जिस तरह के से कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, इक्वलिटी को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, सब देखिए ना आप। ये सब चल रहा है। ये चलने के साथ साथ में ये जो 5 इलेक्शन है, इन्हीं में सब कुछ सामने आ जाएगा कि क्या कितना चल रहा है। क्योंकि
जिस तरीके का सीन बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें नैतिकता को जगह नहीं है। कैसे चुने हुए लोगों को खरीदा जा सकता है और लोग बिकने को तैयार हो सकते हैं, ये भी एक नया दृश्य है। एक जमाने में जब भजनलाल साहब ने ऐसा किया था तो उनकी जैसे थू थू हुई थी, उस जमाने में आया राम गया राम वाला सीन बनाया था कि कैसे सारे के सारे लोग आगे चले गए, सम्मान नहीं था उन लोगों को, उस तरीके से याद नहीं किया जाता। वही हाल आज हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी वैसी होती जैसी 80 में है तो छोटी होकर के भी शायद प्रभावशाली तरीके से काम करती और एक संप्रदाय के लिए सीमित रह करके भी बदनाम नहीं होती। लेकिन अब जिस तरह की पार्टी है, ये मिस कॉल की पार्टी है जिसका कोई दम नहीं है, और इसमें हर आदमी लालच के साथ में जुड़ने की चेष्टा कर रहा है। मलाई चाहिए हर आदमी को, हैसियत चाहिए हर आदमी को, और ना मिले तो कितना हिंसक हो जाता है, ये सारे दृश्य हम लोग देख ही रहे हैं। मैंने देखा अभी सवाई माधोपुर में जो दृश्य बना उसको देखा है, जयपुर में जिस तरीके से प्रलाप कर रहे हैं लोग, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ टिकट नहीं मिला तो रो रहे हैं। भाई रो क्यों रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। वैचारिक रूप से अगर आप कहीं पर वंचित किए जा रहे हैं तो आप उसके लिए लड़ेंगे, लेकिन रोएंगे कैसे? इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मिल रहा है इसमें। आप अगर एमएलए बन जाएंगे तो आपकी दूसरी हैसियत होगी, और उसके लिए अगर नहीं होता तो रोने का क्या बात है? तो रोते तो वही है जिनका कुछ ऐसा खोने का सिलसिला बन रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इसको थामा नहीं गया तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक तरीके से जो कुछ और मॉरलिटी की दृष्टि से जितना देखा जाएगा, उससे पहले शायद हमने कल्पना नहीं की होगी। और ये 5 स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, इसी के दौरान इस्टेब्लिश हो जाएगा, और इसमें उन लोगों के लगाव इस्टेब्लिश हो जाएंगे। और देखिए भय इतना है कि 26 जनवरी के महीने में ही नए चुनाव से पहले ही रामलला का मंदिर स्थापित हो जाएगा, ताकि रामलला को याद करते हुए भी उनकी सेवा करने का मेवा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए।